शुरुआत करते हैं आज की फटाफट रिवीजन क्लास की। और आज की फटाफट रिवीजन की क्लास में इधर कुछ उपनिषद के नाम लिखे गए हैं। उपनिषद से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जामिनर पूछता है वो इन उपनिषदों से पूछता है। यूं तो उपनिषदों की संख्या 108 है, उपनिषद शब्द की संख्या 108 है। और एग्जामिनर का दूसरा प्रश्न पूछेगा उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, तो आंसर लगाएंगे ब्राह्मण विद्या के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या 108, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्राह्मण विद्या के समीप बैठना। अब एग्जामिनर के प्रश्न उपनिषदों से बनते हैं। पहला प्रश्न सबसे पहले लिखा गया छंदोग्य उपनिषद। आपको याद होंगे ये वो उपनिषद में लिखे हैं बोर्ड पर जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद लिखा हुआ है और छंदोग्य उपनिषद की विशेषता है कि यह उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो आंसर छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। नेक्स्ट जाबाल उपनिषद का की क्या विशेषता है। जाबाल उपनिषद है वह उपनिषद जिस उपनिषद में चारों प्रकार की आश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है। संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये जो चारों प्रकार की आश्रम व्यवस्थाएं हैं उनका जिक्र कहां मिलता है, जाबाल उपनिषद में। उसके बाद अगला आता है मुंडकोपनिषद। इसको आपने कितनी बार पढ़ रखा है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि लगभग 125 प्रश्नों पर पहुंचना है, आज भी देखते रहिएगा। मुंडकोपनिषद की विशेषता क्या हो गई है, मुंडकोपनिषद की विशेषता हो गई है कि सत्यमेव जयते इससे लिया गया है। कठोपनिषद को समझेंगे। कठोपनिषद के एग्जामिनर ने 3 प्रश्न बना रखे हैं। एक प्रश्न तो कि यम और नचिकेता के बीच संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो कठो उपनिषद में। क्या थी कठो उपनिषद की, नचिकेता एक बालक था और नचिकेता बालक के एक पिता एक राजा थे और उन राजा ने एक बार एक यज्ञ कराया। और जब यज्ञ कराया तो दूर दराज के ऋषि मुनियों को, लोगों को, राजाओं को बुलवाया, पंडितों को बुलवाया और कई दिन तक वो यज्ञ चलना था। तो उनका बेटा नचिकेता भी राजा के पास में बैठा हुआ था और नचिकेता अपने बचपन से ही काफी जिज्ञासु था। वो अपने पिता से बार बार पहले से ही प्रश्न पूछता था। और जब यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, ऋषि पंडित मुनि सब आए हुए हैं, तो वही बालक अपने पिता के पास, राजा के पास बैठा हुआ है और पिता से पूछता है, पिताजी इन आम की लकड़ियों का यानी समिधाओं का क्या करोगे। पिताजी उत्तर देते हैं, बेटा इनसे अग्नि प्रज्वलित करेंगे। सामग्री का क्या करोगे, इसको हवन कुंड में छोड़ेंगे। तो पिताजी से प्रश्न पूछते जा रहे हैं नचिकेता बालक और पिताजी उत्तर बताते जा रहे हैं। लेकिन एक बार नचिकेता ने पूछ लिया, पिताजी मेरा क्या करोगे। बच्चा तो बच्चा है, पूछ लिया तो पूछ लिया, पिताजी मेरा क्या करोगे। तो पिताजी को क्रोध आ गया और पिताजी ने कहा तुझे देंगे यमराज को। अब बच्चे ने यमराज को देंगे, चलो मुझे तो यमराज को ही दो, मुझे तो यमराज के पास ही जाना। बच्चे ने जिद लगा ली और जब जिद कर ली बच्चे ने और इतनी ज्यादा जिद कर ली तो यमराज को पृथ्वी पर आना पड़ा और यमराज उस नचिकेता बालक को लेकर के चले गए और फिर यह नचिकेता को बताया कि मरने के बाद क्या क्या होता है। तो एक प्रश्न तो यही हो गया कि नचिकेता प्रश्न पूछते हैं, वहां भी यमराज का भी खून पीने जाकर के यमराज से भी प्रश्न पूछते हैं। तो यमराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वहां भी कहां जाकर के, स्वर्गलोक में, नरकलोक में जाकर के। तो एग्जामिनर ने प्रश्न बना रखा है कि नचिकेता और यमराज यानी के बीच संवाद वार्तालाप कहां मिलता है, तो आंसर हो गया कठोपनिषद। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया कि मृत्यु के पश्चात की घटनाओं को, मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, मृत्यु के बाद की घटनाओं को जानने का प्रयास किस उपनिषद में किया गया है, कठो उपनिषद में। 2 प्रश्न बता दिए। अगला तीसरा प्रश्न पूछता है कि कौन सा वो उपनिषद है जिस उपनिषद को बुद्ध से यानी गौतम बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है, तो आंसर कठो उपनिषद। 3 प्रश्न हो गए हैं। एक तो यम और नचिकेता के बीच संवाद मिलता है, मृत्यु के बाद घटनाओं को जानने का प्रयास किया गया है और बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है। तीनों में से कोई भी प्रश्न, आंसर 1 कठोपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद क्या है, ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है, यह पूछेगा कि कौन सा वो उपनिषद है जिस उपनिषद में कन्या को दुख का कारण बताया गया है। एक बार और सुनिए, किस उपनिषद में कन्या की उत्पत्ति को दुख का कारण बताया गया है, तो आंसर ऐत्रेय उपनिषद है। तैत्रीय उपनिषद में क्या कहा गया है, तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है सदा सत्य बोलो। ध्यान दो मेरी बातों पर। जब पूछे कि सत्यमेव जयते तो मुंडको उपनिषद, और जब पूछे कि सदा सत्य बोलो कहां से आया है, तो आंसर तैत्रीय उपनिषद से लगा देंगे। अगला और लास्ट उपनिषद बच रहा है। लास्ट उपनिषद है कि बृहद कारणीय उपनिषद। बृहद
कारणीय उपनिषद, इसकी विशेषता है कि सबसे बड़ा है। कैसे याद रखोगे, बृहत लिखा पड़ा है, बृहत का मिश्री होता है बड़ा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आंसर बृहत कारणीय उपनिषद। इनको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि दोबारा बताने में फिर से समय लगेगा, दोबारा से पीछे वीडियो करके आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को, अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में आपको मैं एक शब्द देता हूं, आप मुझे बताइए जरा, आप विचार कीजिएगा, एक पॉइंट में लिख दो, इसने इसको रफ करते हैं। अमरावती, हेमावती, अमरावती, हेमावती और दूध गंगा और पंचगंगा, ये जो नदियां हैं, चार नदियां जो बोर्ड पर लिखी हैं, आपको ये बताना है कि ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। याद आ गया होगा। ये चारों नदियां अमरावती और हेमावती, दूध गंगा और पंचगंगा, ये सहायक नदियां हैं कावेरी की। कावेरी नदी वही नदी जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी को पूजा जाता है, तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है, इसलिए कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। जबकि अर्ध गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। अर्ध गंगा या वृद्ध गंगा जो महाराष्ट्र की त्रंबक की पहाड़ियों से निकलती है, गोदावरी नदी। और क्यों कहते हैं, क्योंकि पुरानी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है। और गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वेनगंगा और पेनगंगा। लो भैया ओम्फो, वेनगंगा और पेन, उलझ ना जाइए कहीं। दूध गंगा और पंचगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, याद रख के जाना है। और भी लिख दे, एक नदी की और कहानी लिख दे, कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, कृष्णा। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदी हैं मूसी, मालप्रभा, घाट प्रभा। और कौन सी आएंगी, बहुत सारी आएंगी, अभी याद नहीं आ रही हैं, फिलहाल इनको देखिएगा। मूसी, मालप्रभा, घाट प्रभा, कोयना, और कौन सी है, भीमा, और है तुंगभद्रा। याद आ गई, चलो तुंगभद्रा। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ये कृष्णा की। कृष्णा कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है। और कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। भारत की कौन सी नदी है जिस नदी में हीरे पाए जाते हैं, तो आंसर लगा देना कृष्णा नदी। ये निकलती है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, गोदावरी महाराष्ट्र के त्रंबक की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक से, और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। आगे देखते हैं जरा, अगले पॉइंट पर विचार करते हैं। अगला पॉइंट आप मुझे बताइए, एक झील के बारे में बताना है आपको, और झील भी ऐसी कैसी, इतिहास वाली। सुदर्शन झील, कट तो नहीं गया, कहीं दिख रहा है, सुदर्शन झील। बताइए, प्रश्न यह है कि जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील, इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। निर्माण पूछा है, ध्यान से सुनना। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। आंसर ऑप्शन देते हैं आपको, चलो या आंसर ही सुनो सीधा, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा। वैसे चंद्रगुप्त के मौर्य के जो गवर्नर था उसने कराया था, लेकिन राजाओं के नाम ऑप्शन देगा ना तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाओगे। ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा एक भी बार कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो आंसर लगाना रुद्रदामन। होयसेल वंश का शासक था रुद्रदामन, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसेल वंश का एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन, जिसकी राजधानी क्या लगती थी, द्वार समुद्र। और द्वार समुद्र में स्थित थी सुदर्शन झील, और इसी सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले प्रश्न को आप मुझे बताओ कि कौन सा वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने यह कहा था, जिस व्यक्ति ने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए।
राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? हिंट्स दे दे, हिंट्स दिए जाते हैं। ये वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने एक होनहार बच्चे को शिक्षा दी और एक राजा बना दिया, एक सड़क पर घूमने वाले बच्चे को। चाणक्य है, कौटिल्य है या विष्णुगुप्त? और राजा किसको बनाया? इसी चंद्रगुप्त मौर्य को, जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वार समुद्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को मंदिर की संपत्ति, मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या उन्होंने सही कहा था या गलत कहा था? क्या उन्होंने सही कहा था या गलत कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? मैं अपना विचार बताऊं तो मेरी दृष्टि से तो उन्होंने सही कहा था, क्योंकि हमारे भारत के मंदिरों में इतना अपार संपत्ति, इतना सोना भरा हुआ है। उत्तर भारत में तो कम है, दक्षिण भारत के मंदिरों में व्यक्ति 1-1 किलो सोना चढ़ा करके आता है रात उस समय में, दक्षिण भारत में। और कमरों में सोना भरा पड़ा है, पटलियों में बांधा, किलो के हिसाब से सोना आता है कि एक दिन में एक मंदिर में, और पटलिया में बांधा, कमरे में रखा, पटलिया में बांधा, कमरों में रखा। ये व्यवस्था हजारों साल से चली आ रही है और कमरों के ताले लगे पड़े हैं। वो सोना किस काम का है? कोरोना आया, दुनिया मर गई, भारत में इतने रुपए का अभाव पड़ गया, भारत की अर्थव्यवस्था डाउन चली गई, भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है, और धन उन ब्राह्मणों ने, उन धर्म के ठेकेदारों ने, उन पंडित लोगों ने कमरों में बंद कर रखा है। आप बताइए, वो धन सरकार के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो धन जनता के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ माना, एक बात बताइए आप, हमारे घर पर पकवान बनते हैं, भोग लगाया जाता है, बाद में हम खा लेते हैं उस भोग को या नहीं? ऐसा होता है ना। मंदिर में एक बार चढ़ गया तो ये थोड़ा ना कि पंडितों का, ब्राह्मण का हो गया वो सारा सोना, 1-1 डेढ़ किलो सोना, वो कोठे मकान भरे हुए सोने, अरे वापस हो जाए। जैसे हमारे घर पर खीर बनी, खीर में से भोग लगाया, बाकी खीर हम खा लेते हैं। उसी प्रकार से नारियल चढ़ाया, नारियल को वहाँ चला गया, कुछ हमारा वापस मिल जाता है। तो सोना भी तो वापस, चलो हमारा, मैंने चढ़ाया, मेरे पास नहीं, लेकिन आप तो घूम फिर करके जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन हजारों सालों से मंदिर में रखा है तो वो धन सरकार को जब्त कर लेना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए, ऐसी मेरी भी बड़ी दृष्टि। आगे चर्चा करते हैं। आप मुझे बताएं, चाणक्य कौटिल्य को तो जानते हैं, कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जी थे। और भी बताओ कुछ बातें जरा। एक प्रश्न मुझे और बताओ कि कौन सा वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने यह कहा था कि भारत में दास नहीं है, भारत में दास नहीं है, ऐसा किसने कहा था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, कहानी नहीं बताएंगे, उसने कहा था कि भारत में दास नहीं है। आगे और बताइए, कौन सा व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने गांधी जी की मृत्यु पर यह कहा था, गांधी जी की मृत्यु पर यह कहा था कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारी आंखों की रोशनी चली गई? या दूसरा कथन भी उसी व्यक्ति ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे सौरमंडल का एक तारा डूब गया। आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारी आंखों से रोशनी चली गई या हमारे सौरमंडल का एक तारा डूब गया। चलो हो गई कहानी। पीटी नेहरू का एक कथन और मैं यही बता दूं, एक कथन और बता दें। पीटी नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन था। आगे और बताइए जरा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि इतनी पुण्य आत्मा और सुंदर शरीर वाला व्यक्ति कभी इस धरती पर चला होगा? एक बार और सुनिए, कथन थोड़ा लंबा है लेकिन आपको वहां लिखना थोड़ा ही ना है, वहां तो लिखा लिखाया मिलेगा, वहां तो आपको नसीब काला करना है, नसीब काला। और जितने अच्छे से काला हो जाएगा वही समझो मास्टर नहीं, वही बंदूकधारी बन जाएगा। तो कथन ये था कि गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि इतनी पुण्य आत्मा और सुंदर शरीर वाला व्यक्ति कभी इस धरती पर चला होगा? तो आंसर एक साइंटिस्ट ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भौतिक विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने और कौन सा सिद्धांत दिया था? E = mc² का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था, बहुत सारे कथन, एक आधे कथन बताएंगे आपको, कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं मन है। मन कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ। जीवा स्वाद
स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं मन है। मन है, चलो जहां भी होता मन होता है, मन है। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कई सारे कथन हो गए, 125 प्रश्न हो जाएंगे, मेरे मुख से निकलने वाले प्रश्नों की संख्या 125 हो जाएगी, गिन लेना चाहें तो आप। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं जरा, अगले पॉइंट पर। और आप बताइए जरा, नेक्स्ट पॉइंट आप मुझे बताओ। हाँ, कल का प्रश्न बताओ पहले तो आप। कल की जो वीडियो थी, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, MS स्वामीनाथन की पुस्तक है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड नाम के पुस्तक है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड नाम की पुस्तक MS स्वामीनाथन लिखी है। एक ही कमेंट में एक ही आंसर आया था। पता नहीं और अभ्यर्थी कहाँ डूबे हुए हैं, किन्हीं और ख्यालों में, किसी और काम में, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। सुनिए तो अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बोलते हैं कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, सुनिए, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तब उस राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए उस राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के द्वारा कितने समय के अंदर मंजूरी मिल जानी चाहिए? नहीं आया समझ? आएगा, एक बार और सुनो। प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति ने जब राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया तो उस राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के अंदर कितने समय के अंदर मंजूरी मिल जानी चाहिए? तो आंसर 1 माह के अंदर उसको मंजूरी मिल जानी चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दो कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? तो आंसर सुन लो, कोई सीमा नहीं है। 6 माह करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आपातकाल को। बताओ जरा कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार भारत में जारी किया गया है? पहली बार 1962 में, भारत चीन युद्ध, उसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध, उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, और अंतिम वाला जो जारी किया था वो किया था फखरुद्दीन अली अहमद ने अंतिम बार जारी किया था। आगे बताइए कि संसदीय व्यवहार में जो शून्यकाल होता है भारत में, शून्यकाल भारत की ही देन है। 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और संसदीय व्यवहार में इस शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 1962 से शून्यकाल की शुरुआत हुई 1962 ईस्वी से। आगे बताओ कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन भारत में कब हुआ था? वर्ष 1961। कौन होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद, जल संसाधन बोर्ड, द्वीप विकास प्राधिकरण, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, मंत्री परिषद में प्रमुख, नीति आयोग का अध्यक्ष, सब कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। आप मुझे बताओ कि कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री ने भारत में गरीबी हटाने के लिए एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, पंचवर्षीय योजना में? इंदिरा गांधी। कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री ने कंप्यूटर को बढ़ावा दिया था? तो आंसर लगा देंगे राजीव गांधी। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर लेकर के आए राजीव गांधी को कहते हैं मिस्टर क्लीन। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1945 को हुआ था और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। इसके अतिरिक्त 20 अगस्त को मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई वर्ष 1991 ईस्वी को हुई थी और 21 मई को आतंकवादी हमले में हुई थी तमिलनाडु में पेरम्बूर नामक स्थान पर। लिट्टी नामक एक आतंकवादी संगठन था श्रीलंका का, उसमें इनकी मृत्यु, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी इनकी मृत्यु की। तो लिट्टी संगठन का इस देश का आतंकवादी संगठन था, यह प्रश्न पूछा जाता है श्रीलंका को। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप मुझे बताओ जरा कि आज तारीख हो गई है 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? आज तारीख हो गई है 14 अप्रैल को आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? तो समरसता दिवस। 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में मना रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1893 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश में हुआ था, शायद सही होगा, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आप मुझे बताओ कौन सी पुस्तक थी जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी?
बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का या पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर। एक पुस्तक और थॉट्स ऑन पाकिस्तानी है, किसने लिखी है? भीमराव अंबेडकर ने शायद। थॉट्स ऑन पाकिस्तान देख लेना किसने लिखी, मेरे अभी कंफर्म याद नहीं आ रही है। भीमराव अंबेडकर। कल कौन सा दिवस मनाया? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को हमने मनाया, क्या बताना, उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल को, घटना हुई थी वो। आगे चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं हम। कौन से दिवस मना रहे हैं आज? 14 अप्रैल को समरसता दिवस। उस समरसता दिवस किनके सम्मान में मना रहे हैं? भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को, संविधान की अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। आप बताओगे कि भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अंबेडकर ने अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। आपको याद हो कि भारत का सबसे बड़ा मठ दीक्षा मठ है। दीक्षा मठ। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? दीक्षा मठ है। और कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। आरएसएस का मुख्यालय भी कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है और उसका भी मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र किसके लिए जाना जाता है? संतों के लिए जाना जाता है। तो दीक्षा मठ में 50,000 अनुयायियों के साथ भीमराव अंबेडकर जी ने अपना लिया था बौद्ध धर्म अपने जीवन के अंतिम समय में। आगे बताइए, आगे चर्चा करते हैं। अगला एक शब्द लिखते हैं, इसको रफ करते हैं। एक शब्द लिखा गया यूडियोमीटर। यूडियोमीटर, करो विचार, यूडियोमीटर क्या है? यूडियोमीटर क्या है? यूडियोमीटर में क्या मापा जाता है? ये वाला जो प्रश्न है, एक तो यूडियोमीटर पूछता है और एक पूछता है पिकनोमीटर। पिकनोमीटर में क्या मापते हैं? और चलो एक और बताते हैं, चलो इनको कंप्लीट कर ले पहले। तो यूडियोमीटर में मापा जाता है कि गैसों का घनत्व। गैसों का घनत्व किसमें मापते हैं? यूडियोमीटर में गैसों का घनत्व मापा जाता है। दूसरा लिखा है पिकनोमीटर, इसमें मापते हैं गैसों का आयतन। गैसों का आयतन, इसमें मापते हैं गैसों का घनत्व। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं भी आप अभ्यर्थी, बड़ा दुख होता है। अब बताइए जरा कि कहाँ मिलेंगे आपको इतने फटाफट, इतने सटीक सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्या करते हैं बड़े बड़े जो कोचिंग वाले लोग हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो क्या करते हैं, एक एलसीडी उनके पास में है, बड़ी सी एलसीडी, उस पर सवाल लिख करके लाते हैं, पीडीएफ उनकी तैयार होती है। एलो भैया, अरे मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है यार, माइंड से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, 2-4 सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं। तो लाइव क्लास आया करेगी ना मेरे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो एलसीडी वाले ना फेल हो जाएंगे मेरे सामने। दम रखते हैं, उनसे पुराने अभ्यर्थी हैं, 10 लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, हम भी 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, करते रहिए जरा। यूडियोमीटर में क्या मापते हैं? गैसों का घनत्व मापा जाता है और पिकनोमीटर में मापते हैं गैसों का आयतन। जिन अभ्यर्थियों ने जो चैनल है, जो घंटी वाला जो आइकन है, उसको अगर प्रेस नहीं किया तो उसको एक बार दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा आपके पास में। आगे बताएंगे ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल, अब मुझे बता दो कि ब्यूफोर्ट स्केल में क्या मापा जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल में मापते हैं पवन का वेग। अरे सही है आपकी बात भी। एनीमोमीटर में भी मापते हैं, मैंने कब कहा एनीमोमीटर में नहीं मापते? एनीमोमीटर सही है ये भी। एनीमोमीटर में भी पवन का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर में भी ये उपकरण है, ब्यूफोर्ट ये इसके में लगा हुआ स्केल है। जैसे भाई नेफोमीटर में, सुनिएगा क्या बताएं आपको, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल है। सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल दोनों किसके मापक हैं? भूकंप के, एक तीव्रता को, एक उसका ग्राफ है। तो इसी प्रकार से ये ब्यूफोर्ट स्केल है और एनीमोमीटर है। क्या मापते हैं? पवन का वेग। पवन का वेग मापा जाता है इसके अंदर। यूडियोमीटर गैसों का घनत्व। अच्छा और बताइए, एक और बताओ, एक है ओडोमीटर। क्या होता है ओडोमीटर? ओडोमीटर में क्या मापते हैं? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किस में मापी जाती है? ओडोमीटर में मापी जाती है। ओडोमीटर में। आगे चर्चा करते हैं और भी बताओ जरा, क्या बताएंगे आप? हाँ अब बताओ नेफोमीटर में क्या मापते हैं? बादलों की दिशा एवं घनत्व। नेफोमीटर में क्या मापा जाता है? बादलों की दिशा एवं घनत्व मापते हैं।
बादलों की, जहां नेफो वाली बात आएगी वहां बादल वाली बात आप लगा देंगे। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूडियोमीटर हो गया, पिक्नोमीटर हो गया, ब्यूफोर्ड स्केल हो गया, एनीमोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया। ध्यान रखना, अगर कौन सा ऑडियो फोन दे दे, ऑडियो फोन का क्या कार्य है, तो मंद ध्वनि को तीव्र गति से कानों से सुनने के लिए, मंद ध्वनि को तीव्र गति से कानों से सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑडियो फोन। अरे फोन तो सुनाने का काम ही करता है, और ऑडियो माने ध्वनि होती है, लिख दे क्या, ऑडियो फोन, ऑडियो फोन। ठीक है, चलिए जरा एक आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। एक शब्द लिखते हैं, शब्द लिखा गया है सिनकोलॉजी। सिनकोलॉजी। अब लॉजी लग गया तो किसी का अध्ययन होगा। आप मुझे बताइए कि सिनकोलॉजी किसका अध्ययन है, सिनकोलॉजी किसका, ऑडियो फोन पता चल गया, मंद ध्वनि को कानों से तीव्र गति से सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, सिनकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर है हमारा सिनकोलॉजी, पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं। मैंने आपको कल भी और बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था, सिल्वीकल्चर बताया था, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर कितना विद्यार्थियों को याद रह गया आज, सिल्वीकल्चर। वनों का संवर्धन, वनों का विकास का बढ़ावा क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है, सिल्वीकल्चर, वनों का वृद्धि। और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला और पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट और बताइए जरा, आप मुझे बताओ कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा। ऊष्मा होती है, ऊष्मा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा। और एक जीव से दूसरे जीव में कितने प्रतिशत ऊर्जा जाती है, 10%। और ये ऊर्जा के 10% स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था, लिंडमान नाम के व्यक्ति ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे चर्चा करते हैं। एक आसान सा प्रश्न बता दो, याद आ रहा है मेरे, गुग्गा एक नृत्य है, गुग्गा नृत्य बता दोगे कि गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। और दें, गुग्गा नृत्य है, और कौन सा है, घोड़ी नाच है, घोड़ी नाच, घोड़ी नाच, ये भी दोनों और एक ही राज्य के हैं। गुग्गा नृत्य भी और घोड़ी नाच भी किस राज्य का है, हरियाणा। किस राज्य का है, दोनों के दोनों हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के हैं। घोड़ी नाच और गुग्गा नृत्य कहाँ के हैं, हरियाणा के। और बताओ जरा, धमाल किस राज्य से संबंधित, धमाल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हमने तो पंजाब लगा दिया, क्योंकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कौन सा, हरियाणा, ये सारे पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। इनको पहले क्या कहते थे, पैप्सू। इनको पहले क्या कहा जाता था, पैप्सू कहा जाता था, पैप्सू, पैप्सू कहते थे। बताओगे जो कोल्ड ड्रिंक होती है, पेप्सी, पेप्सी नहीं, हाँ कोल्ड ड्रिंक है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, तो CO2 गैस होती है। और बताइए जरा कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल। निक बोला है ना, कार्बोनिक, निक लिख दें फिर फुल लग जाओगे। कार्बोनिक अम्ल होता है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल होता है। और भी पूछता है कि जो अमरूद है, अमरूद में भी कौन सा बक्सापन किसके कारण होता है, तो कार्बोनिक, उसमें भी पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अलग है, कार्बोनिक अलग है, कार्बोनिक अम्ल ये अलग होता है। कार्बोनिक अम्ल क्या है, कार्बोनिक अम्ल जो फिनोल है ना, फिनोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल। इसको भी रट लो। नोटबुक बनाई कि नहीं बनाई, अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है तो नोटबुक बना ले और प्रश्नों के उत्तर लिखते चले। ठीक है, फिनोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। फिनोल डॉक्टर मेडिकल के पास मेडिकल पर मिल जाएगा। जब पशु होते हैं उनके गर्दन में, उनके पैरों के खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं, जो तो कीड़े चौमासे में, तो कीड़ों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। हाँ, और बताइए एक प्रश्न और बताओ, म्यूटेरिक अम्ल, ये म्यूटेरिक अम्ल ये किस अम्ल का और नाम है, किस अम्ल का अन्य नाम है, म्यूटेरिक अम्ल। तो यह है भाई HCl का, HCl दिख रहा है क्या, देखो बताओ, हाइड्रोक्लोराइड दिख रहा है, HCl का है। HCl को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो म्यूटेरिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। और भी पूछता है कॉपर सल्फेट के नाम से, CuSO4, कॉपर सल्फेट छोड़िएगा, आगे बताइए। एक शब्द में लिख दूं, इसको रफ करने से पहले यहां लिखते हैं। चलो, शब्द लिखा गया है एक स्प्रिन। हाँ, स्प्रिन है, स्प्रिन लिखा गया, बताओ जरा स्प्रिन से संबंध
कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं। आप मुझे बताओ कि जो स्प्रिन है, स्प्रिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्प्रिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपको याद नहीं आया हो। स्प्रिन क्या है पहले तो समझो। स्प्रिन एक दर्द निवारक औषधि है। स्प्रिन एक दर्द निवारक औषधि है और स्प्रिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सैलिसिलिक एसिड। नहीं समझ आएगा, सुन लो जरा। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। स्प्रिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इस पर 2 प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न कि स्प्रिन क्या है। पहला प्रश्न मैंने बता दिया, दर्द निवारक। 700 ऐसे तो प्रश्न होंगे, दर्द निवारक औषधि। दूसरा, स्प्रिन को अन्य किस नाम से जानते हैं? सैलिसिलिक एसिड। तीसरा प्रश्न और सुन लो, स्प्रिन को बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से अन्य जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगले पॉइंट आप मुझे बताओ, ये बताओ कि कोशिका का कौन सा वह हिस्सा है, कोशिका का कौन सा वह हिस्सा है जिस कोशिका के भाग में पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ और उसी भाग को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। नहीं समझ आया? प्रश्न दोबारा सुनो, धीमे धीमे बोला फिर भी। कोशिका का कौन सा अंग है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ भी पाया जाता है और उसी भाग को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है? ये प्रश्न बताइए जरा। ऑप्शन में क्या क्या मिलेंगे? ऑप्शन चाहिए आपको? चलो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन, स्प्रिन की कहानी खत्म हो गई है। ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन में आपको दिया गया है गोल्जी काय। ऑप्शन में आपको दिया गया है राइबोसोम। ऑप्शन में आपको दिया गया है लाइसोसोम। ऑप्शन में आपको दिया गया है केंद्रक। ज्यादा हो गया क्या? अरे होने दो, कोई बात ना, सबको बता देंगे। ऑप्शन में आपको दिया गया है केंद्रक और ऑप्शन में आपको दिया गया है न्यूक्लिक अम्ल। और क्या देते हैं? ऑप्शन में आपको दिया गया है हरित लवक। हरित लवक। ऑप्शन में आपको दिया गया है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन हो गए। 8 ऑप्शन हो गया। 8 ऑप्शन। देखिएगा, सुनिएगा जरा, सबके बारे में बता रहे हैं, सबके बारे में इसलिए लिखे हैं, किसी ना किसी को कुछ तो कहा ही जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा अल्टमैन ने था, अल्टमैन ने खोजा था। अरे कोशिका में ना, एक पहले मैं आंसर ही बता दूं फिर उलझते फिर हो गया। जो केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका के अंदर, मैंने क्या बोला था प्रश्न की? कोशिका के ये सारे अंग तो हैं ही, और कोशिका का कौन सा वो अंग है जिस अंग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। हो गया। उसी को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक से तो कंट्रोल करके रखता है भाई, राजधानी दिल्ली मध्य में तो है, पूरे भारत को कंट्रोल करके रखते हैं, और राजधानी मस्तिष्क की तो है। तो कैसे कोशिका का केंद्रक हो गया, कोशिका मस्तिष्क हो गया केंद्रक। लेकिन एक बात और समझिए कि एक प्रश्न एग्जामिनर और ऐसे पूछेगा कि कोशिका का वो भाग कौन सा है जिस भाग में केंद्रक के अतिरिक्त भी डीएनए पाया जाता है? केंद्रक में तो होता ही होता है, उस भाग में भी डीएनए पाया जाता है। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। खोजा अल्टमैन ने था, अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ये तो पता ही थी बात, ये क्या नई बात मैंने आपको बताई। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला पॉइंट, गोल्जी काय। गोल्जी काय जो होता है, कोशिका के अंदर ऐसा पदार्थ होता है जो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार के खाए पिए पचाए, जिस प्रकार से मैंने खाया पिया पचाया निकलता रहता है, तो उस कोशिका के खाए पिए बेकार के सड़े गले पदार्थों को बाहर फेंकने का काम करता है गोल्जी काय। बाहर फेंकता है, बाहर ले लाओ, बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। गोल्जी काय को खोजा था कैमिलो गोल्जी ने। लिखे क्या? कैमिलो गोल्जी, कैमिलो और गोल्जी तो इससे लगा लो। कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो लिखा है, कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था। और कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजे गए गोल्जी काय को कहते हैं यातायात का प्रबंधक।
क्यों? अरे बाहर फेंक रहा, पदार्थों को शरीर से निकाल निकाल करके यातायात का काम कर रहा है। यातायात का प्रबंधक, प्रबंधक हेड, प्रबंधक, यातायात का प्रबंधक कहते हैं गोल्जी काय को। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन बनती है प्रोटीन निर्माण में। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था पैलेड ने। इसको किसने खोजा था? पैलेड ने खोजा, पैलेड ने। इसको किसने खोजा? पैलेड, जी पैलेड मिलेगा, तो इसलिए इसको पैलेड कड़वी कहते हैं। अरे पैलेड कड़वी कहते हैं राइबोसोम्स को। कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी अंग है ना, उनमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। 3 प्रश्न तो यहीं से हो गए। सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम, खोजा किसने? पैलेड ने। क्या कार्य करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। 4 प्रश्न तो यहीं से हो गए। आप कैसे कहते हो कि 125 प्रश्न नहीं हो पाएंगे एक वीडियो में? ना होंगे तो वीडियो का टाइम बढ़ा देंगे, हो जाएंगे मुझे लगता है। लाइसोसोम को किसने खोजा? लाइसोसोम को खोजा था डी डुबे ने, डी डुबे। लाइसोसोम को खोजा था डी डुबे ने। और लाइसोसोम के अंदर 61 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, छोटे 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 जहर की पोटली पाई जाती है। और जैसे ही कोशिका के अंदर कोई विकार उत्पन्न होता है, जो कोशिका बीमार पड़ती है, तो वो कोशिका के अंदर की जो थैली है जहर वाली, वो थैली फट जाती है। और कोशिका में जैसे ही लाइसोसोम के अंदर जहर की थैली फटी तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। और ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बेकार को पदार्थ हो गया जो फेंक देगा कौन? गोल्जी का। इसको यातायात का प्रबंधक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। केंद्रक की कहानी मैंने आपको बताई दी है, केंद्रक की। न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं कोशिका में अचल संपत्ति। अचल संपत्ति किसे बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति कहा जाता है। अचल संपत्ति, अचल लिखें क्या? अचल संपत्ति। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति। अगर मेरे पास भी 4 लाख की एलसीडी होती, मैं भी लिख करके लेकर के आया करता प्रश्न को, लेकिन कोई नहीं। आपको तो अरे पढ़ना ही तो है। सूरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित गोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। कभी बताएंगे इसका मीनिंग? बहुत बड़ा था। इसी को बेस मान करके अपनी वीडियो तैयार करता हूँ। यही मेरे मोटिवेशन का आधार है, जिस वजह से मैं वीडियो बनाऊँ। बड़े साधन नहीं है तो क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं जरा। न्यूक्लिक अम्ल हो गया। हरित लवक क्या है? हरित लवक को कहते हैं कोशिका में, कोशिका का रसोई घर, रसोई घर, किचन, रसोई घर। फिर ये क्या था? ये पावर हाउस था, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? पावर हाउस था। और ये क्या था? ये रसोई घर कहते हैं इसको। और जीव द्रव्य को कहा जाता है कोशिका का भौतिक आधार। जीव द्रव्य को कोशिका के भौतिक आधार की संज्ञा दी जाती है। चलो आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट मैं लिख दूं, इसको रफ करने से पहले जरा अगले पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? हाँ, एक शब्द मैं लिख दूं जरा। पिछली जो क्लास हुई थी, शायद इससे पहले और कोई क्लास थी, उसमें मैंने आपको जनहित याचिका पढ़ा दिया था कि क्या होती है जनहित याचिका। और एक शब्द और बता दे, लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत, लोक अदालत क्या होती है? दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख तो रहा है। लोक अदालत क्या होती है? अगर नोटबुक ना बनाई हो तो नोटबुक बना लें आप, और इन प्रश्नों को लिख कर रखें। नहीं भी बनाए तो एक एक वीडियो को 3 बार देखें, 3 बार कम से कम। अगर नोटबुक नहीं बनाते हैं तो वीडियो को 3 बार देखें आप। अरे रिवीजन की क्लास है, रिवीजन नहीं करोगे तो भाई भूल जाओगे सब कुछ। एग्जाम में तो इसी में से प्रश्न आने हैं, एग्जाम में तो यहीं से प्रश्न आएंगे, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी। ये नहीं कि सुपर टैट, सभी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो लोक अदालत क्या है? लोक अदालत को समझिएगा। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत ये है कि भारत में ना एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है केस सुलझाने के लिए, एक हाई कोर्ट होता है केस सुलझाने के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है केस सुलझाने के लिए। फिर भी भारत में जितने भी कुल केस हैं, इतने केस हैं, कुल इतने केस हैं भारत के अंदर। अगर इन कुल केसों को, लाइट ऑफ हो गई है, लाइट भाग गई है, जल्दी जरा। कुल केसों को और कुल जज से अगर भाग दे दी जाए, कुल जितने जज हैं, तब भारत में एक जज पर लगभग 5 लाख केस आएंगे सुलटाने को। जितने इतने केस हैं भारत में, छोटे मोटे घर के, सड़क के, दुर्घटना के, इतने लड़ाई झगड़े के केस हैं कि कुल केसों को जितने भी जज हैं हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भाग देते तो एक व्यक्ति पर कितने? 5 लाख केस है। क्या सुलझा पाएगा? नहीं सुलझा पाएगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था
कृष्णादि स्वामी अय्यर, उनके मन में एक विवाद आया कि इनको कैसे सुलझाया जाए। अब दो व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि हमारा केस यहीं समाप्त हो जाए, बतेरे दिन हो गए, 5 साल हो गए, हमें तारीख पर जाते जाते वो चाहते हैं कि केस हमारा समाप्त हो जाए। तब क्या होगा, तब कृष्णादि स्वामी अय्यर जी ने एक बेंच डलवाई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के अंदर एक बेंच डाली जाए लंबी चौड़ी सी, और उसके इस तरफ ये बेंच डाली जाए और इस तरफ तो बैठा दिया जाए जजों को, यहाँ जज बैठा दिए गए हैं ये बेंच के अंदर। और अब इधर दूसरी तरफ जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति हैं कि इन दोनों व्यक्तियों में लड़ाई हुई थी, अब ये व्यक्ति जाएं आपस में जाएं समझौता करके कि जज साहब आप हमारा केस फाइनल कर दो, हम आज के बाद कभी ना लड़ने के। तो क्या होगा, अब ये जज कहेगा चलो करो सिग्नेचर और इनका केस समाप्त। एक दिन में 1 लाख केस सुलटाए जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। लोक अदालत का मतलब ये है लोगों की अदालत, ना कोई वकील है, जज है और अभियुक्त है, एक अभियोगी है। अभियोगी इल्जाम लगाने वाला, अभियुक्त जिस पर मुकदमा लगाया गया है। ये इन तीनों व्यक्तियों ने केस समाप्त कर दिया। लेकिन सुनिएगा कि अगर एक बार ये केस सुलझा दिया, इस पर समझौते कर दिए, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते लेकर के। क्यों? क्योंकि वे दोनों की आपसी सहमति से सुलझाया गया है। इसी को लोक अदालत कहते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर जी को भारत में लोक अदालत का जनक कहते हैं। भारत में लोक अदालत की जो शुरुआत है वो गुजरात राज्य में सबसे पहले हुई थी और 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और इस वीडियो को रोकते हैं यहीं। आपसे उम्मीदें हैं जो मैंने आपसे कहता आया हूँ वो फिर मुझे ना कहना पड़े। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट तो आप खैर करते ही नहीं हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।